मौसम का दर्द कहानी का नाम है। मौसम का यह असह्य दर्द मेरी रगों में पसरता चला गया। ये कहानी 1978 में छपी थी धर्मयुग में। वह दर्द यूं ही नहीं मेरे पीछे पड़ गया, इसे मैंने स्वयं ओढ़ लिया। मैं तब नहीं जानता था कि क्या कर रहा हूँ, न वह जानती थी कि कब नामालूम ढंग से मेरे अस्तित्व में रच बस गई है। हाँ, यही सही है न ये अजीब दास्तान? मेरी नौकरी लग गई थी, उस खुशी में मिठाइयाँ बँट रही थी। दूसरी ओर हमारी माँ आँसू भी बहा रही थी। मुझे विदा करते हुए पिता चाचा हिदायतें भी देते नहीं थकते। देख बचवा, बिना मच्छरदानी के न सोना, पिता थे, और नुनवा पानी उबाल के पीना, चाचा थे। सुनने में आया है कि कोसी कछार की लड़कियां बड़ी शौक होती हैं, कहीं उधरे उलझ मत जाना। हाँ, चाची का खिलखिलाता उपालंब था। मैं जब उस स्थान पर पहुंचा तो नाव में बैठकर थोड़ी दूर पैदल चलकर जाना हुआ। शाम हो चुकी थी। मुझे पाकर इंजीनियर साहब के दफ्तर का चपरासी हैरान रह गया। क्या आप सारा सामान अब लेकर आए हैं सरकार? क्यों, यहीं रहना है तो क्यों न लाऊं? मैंने कहा। वह बड़े आश्चर्य से देखता रहा। सामान रखो भाई। कहाँ रखा जाएगा? मेरे यह कहने पर उसके चेहरे पर और भी कई रंग आए और चले गए। हुजूर, यहाँ तो अभी क्वार्टर बनबे न किया है। चलिए, आपको मुखिया जी के दलान पर ले चलें? नहीं नहीं, ऐसे कैसे किसी के दरवाजे पर? मेरे शहरी व्यक्ति ने विरोध किया। तब सरकार, ये एगो चौकी रखवा देते हैं, अकेले न हैं। दरबान ने रास्ता सुझाया। हाँ हाँ, ये करो, कहीं से चाय की व्यवस्था करवाओ। मैंने पास पड़ी कुर्सी खींच ली। रास्ते की भयानक थकान और ऊपर से यह अव्यवस्था, मन झल्ला गया था। चाह, महीन स्वर सुन मैंने आंखें खोली। अंधेरा घिराया था। कुर्सी पर बैठे बैठे मैं झपकियां ले रहा था। मच्छर घनर घनर कर चारों ओर मंडरा रहे थे। पास ही कहीं घूरा लगा दिया गया था, जिसका धुआं बादल की तरह वातावरण को लपेटे हुए था। एक केतली से शीशे की गिलास में चाय डालकर खामोश खड़ी लड़की ने थमा दिया। अंधेरे के कारण उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी। वह भी धुआं धुआं सी लग रही थी। मैंने चुपचाप चाय का गिलास उठा लिया था। चाय जब तक पीता रहा वह निःशब्द खड़ी रही। जैसे ही चाय खत्म कर गिलास नीचे रखा, वह उसे पुनः भरने को आगे आई। अरे अरे, क्या करती हो? चाय और नहीं लूंगा, मैंने कहा, और जेब से एक का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया, और पुनः कहा, तुम अपने पैसे काट लेना, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। धत, कहा उसने, और गिलास उठाकर तेजी से एक ओर चली गई। मैंने तब समझा था कि यह चाय की दुकान चलाती है। फिर सोचने लगा शायद यह दुकान वाले की लड़की है, वैसे इसका बाप ही पैसे लेगा। दिशा फरागत हो लीजिए सरकार, तब स्नान कर लीजिएगा। दरबान पुनः आकर मेरी तंद्रा भंग कर गया। नहा धोकर जब तक मैं आया, मेरा सारा सामान करीने से सजा दिया गया था। कमरे के आधे भाग में को मेरा सामान समेटे हुए था। एक बड़ी सी चौकी थी जिस पर बिस्तरा लगा दिया गया था। एक चमचमाता हुआ फूल का बड़ा सा लोटा और फूल का ही गिलास लाकर उसने मेज पर रखा, जिसे ऑफिस की ओर से लाया गया था। अड़हुल, यहाँ रख हाकिम का खाना, पीछे मुड़कर आवाज दिया दरबान ने। वही शाम वाली लड़की थी। एक बड़ा सा थाल लेकर हाथ में आई थी। थाल के ऊपर एक और थाल था ढका हुआ। अरे बाप रे, इतना सब खाना कौन खाएगा? मैं भोजन के विभिन्न प्रकार देखकर बिना बोले न रह सका। थाल के बीचों बीच स्तूपाकार भात का ढेर, एक बड़े से कटोरे में दाल, दूसरे उतने ही बड़े कटोरे में बड़ियां, दो तीन रसीदार सब्जियां, शीशे की गहरी प्लेटों में कई प्रकार की भुनी और तली हुई भोज्य सामग्री, जिन्हें याद रखना नामुमकिन है, सब था। अरे यह क्या, मुझे अकेले खाना है? मैं घबरा गया। शायद मेरी मुद्रा कुछ हास्यास्पद हो गई हो। तभी वह लड़की मुंह फेर कर मुस्कुराने लगी। मैं थोड़ा संभल गया। दूसरी थाली में मैंने अपने खाने योग्य सामग्री निकाली और खाने लगा। जितना मैंने निकाला था वह भी शुद्ध घी के प्रचुर प्रयोग के कारण काफी गरिष्ठ था। बड़ी कठिनाई से खा सका। जैसे ही उठने लगा उस लड़की ने
एक और कटोरा आगे कर दिया। मलाईदार दही का कटोरा देखकर कोई अपने को रोक सकता हो तो रोक ले, मैं उसका खास दीवाना हूँ। लेकिन मात्रा देख मैं भी डर गया। उसमें से थोड़ा लेकर खा लिया और उठ गया। दरबान गाल पर हाथ धरे बैठा अचरज से मेरी ओर देख रहा था। हाकिम, कहाँ कुछ खाए? उसने कहा। और कितना खाता मैं? इतना इतना, अगर पड़ोसी की है लड़की तो गई उसकी दुकानदारी, मैंने किंचित हास्य से कहा। कैसी दुकानदारी मालिक? दरबान चकित था। तो यह भोजन का थाल कहाँ से आया? अब अचरज की बारी मेरी थी। सरकार, मुखिया जी के यहाँ से। आप वहाँ गए नहीं, खाना यहीं भेज दिया। वे अपने ही आते हुजूर, लेकिन उनके समधी आए हुए हैं, यही से न 56 प्रकार का भोजन बना है। दरबान ने समझाया। पहले ही दिन इस स्थान पर ऐसा सुभोजन हुआ, यह मेरे लिए हर्ष का विषय होना चाहिए था। लेकिन मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे भूल जाता। तुरंत दरबान को आड़े हाथों लिया। सरकार, तो यहाँ कोई होटल फोटल है थोड़ी? दरबान ने अपनी असमर्थता जाहिर की। और सरकार, बड़ा साहब भी यहाँ आते हैं तो उन्हीं के यहाँ खाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? कोई 2-4 दिनों के लिए तो आया नहीं, कल से कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी मालिक, मुदा जब तक कोनो इंतजाम नहीं होता वहीं पर खाना पड़ेगा। मुखिया जी को दुख होगा नहीं तो। गहरी थकान के कारण रात कैसे बीती जान भी न पाया। सूर्योदय अब तक हुआ नहीं था। चांद झाड़ियों में फंसे खरगोश की तरह अटका हुआ था। दिन के 12 बजे इंजीनियर साहब जीप में बैठकर आए। वे बड़े ही सहृदय लगे। मुझे मेरा काम समझाया, शीघ्र क्वार्टर तैयार करवाने को कहा। उसके बाद वे उस स्थान पर रहकर बांध का काम देख सकते थे। आते जाते मुझसे पूछते गए कि मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता हो निसंकोच बता दूं, वे शहर से लेते आएंगे। उस दिन साइट पर खड़े होकर निरीक्षण करते कब सांझ उतर आई मैंने न जाना। सूरज ने मानो प्रकृति के आलते कोष की शीशी उड़ेल दी थी। लाली ढरक गई थी। पटेड़ के झुंड से कई बालाएं माथे पर उसके फूलों का बोझा लिए निकल रही थी। सांवली चिकनी देह एक वस्त्रा, सिर्फ साड़ी से सुडौल देह का उभार बलपूर्वक छुपाए हुए इस प्रकार का वन पीस ड्रेस शो देखकर कहीं किसी क्लब में मजे से सिसकारियां भरी जा सकती हैं, किंतु वहां ऐसा कुछ नहीं लगा। राजा बेटा हंसले हम मुझके लिए है, मोने मोने जोड़ लिए प्रीत। गीत की एक टहकार सुनाई पड़ी और उसके बाद संवेद खिलखिलाहट। ए निर्लज्जी, चुप, देखती नहीं? किसी ने कहा और मुंह मानो बंद कर दिया। एहे गे अड़हुलिया निर्लज्जी, तुम बोल रही हो? दूसरा स्वर था। बड़ा बाबू के साथ रंग रभस चल रहा है। चुप रह, तू भी कर न जाके रंग रभस। वहां हवेली में काम करते करते कोण करीज टूटता है, यहाँ इनको रभस सूझता है। कहती हुई अड़हुल मारने दौड़ी। हंसी मजाक में बोझा गिर गया। मेरा मन कुछ कहने को कर रहा था कि तभी विवेक ने रोक दिया। रोज मेरा खाना पहुंचाती हुई अड़हुल मुझसे खूब बातचीत करने लगी थी। साइट पर वहां एक भी औरत काम नहीं करती थी, वे खेत में ही लगी रहती थी। किसी प्रकार का पर्दा या बनावटीपन नहीं वहां दिखाई दिया। सब कुछ उन्मुक्त। धीरे धीरे मुझे यह सब कुछ अच्छा लगने लगा। चलती पसरी हुई बालू का राशि, छीन धारा कोसी, बबूल के झउए के वृक्ष, काले चिकने तगड़े जिस्म वाले मुसहर तरुण तरनियां, गोरे चमकते रंगों वाली गहलोत कन्याएं। अपने पहले कार्यभार के कारण मैं सब कुछ सीख लेना चाहता था, सो इंजीनियर साहब के बार बार कहने पर भी शहर की ओर जाने से डरता था। बहाने थे ही मेरे पास। उसी समय गांव में तेज बाढ़ आई। पुराने तिलजुगा बांध के ऊपर लोगों को पहुंचाने लगा। मैं क्या शहर जाता। देखते न देखते सारा गांव जलमग्न हो गया। सबों को पहुंचाकर शाम ढल गई। अंत में बच गया मैं और मात्र अड़हुल।
वह भी जिद किए बैठी थी कि आखिरी बार मेरे साथ जाएगी। उसकी बूढ़ी अशक्त माँ छूटी हुई थी और उधर अंधेरे में नाव किनारे में कहीं डूब गई थी। चांदनी रात थी, चारों ओर चांदी पिटा हुआ था। कलकल निनादिनी यह क्षीण नदी प्रबल अट्टहास कर रही थी। हाकिम हाकिम, देखिए वो सांप कैसे पानी में भागा चला जा रहा है, अड़ुल ने कहा। उसकी वाणी में भय का लेश भी नहीं था। मैंने देखा एक बड़ा सा चमचमाता हुआ सांप जल चीरता हुआ पास के घर की ओर जा रहा था। तुम्हें डर नहीं लगता अड़हुल? मैंने उसे पूछा। काहे का डर? इनका हमारा रोज का नाता है। यह नागडीह है सरकार, नागडीह। कोशिका का बहन है सब। झुआ, कौआ, मलेरिया, ज्वर, सांप यहाँ प्यादा है, मुझे समझा रही थी। अरुलिया, अगे छोड़ी, सांझ दे दे घर में, उसकी बूढ़ी माँ ने आवाज दी। कहाँ से आग लेबो जी, सांस देबो, चुपचाप रह। चनरमा भगवान के इजोत से मन भर, अरुलिया का जवाब था। हाकिम से पूछ, सलाई होगा। सिगरेट नहीं पीते हैं? बुढ़िया ने पूछा। नहीं बुढ़िया माँ, मेरे पास नहीं है दिया सलाई, मैं सिगरेट नहीं पीता। उस दिन मुझे अपने सिगरेट नहीं पीने पर क्रोध ही आया। ओह, हाकिम यहीं रह गया, बेचारा कैसे रात भर सोएगा, क्या खाएगा? बुढ़िया बड़बड़ाती रही। मैं गुमसुम उसारे पर बैठा चांद की ओर देख रहा था। अड़हुल धप से आकर मेरे पार्श्व में बैठ गई सटकर। सारा शरीर झंझना गया था। मुझ शहरी बाबू के मन में चोर था। पहले दिन से ही यह गहलोत कन्या कलेजे में आधे फंसी तीर की तरह अटक गई थी। उसने अपने पैर लटका लिए थे, पानी में छप छप कर रही थी। उसकी चिकनी गोरी सुडौल पिंडलियां चांदनी और घोर मट्ठा कोसी जल में चमक रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। उसे खींच लिया पानी से, खींच कर ऊपर कर लिया। फिर भी मेरे हाथ वहीं थे, विद्युत स्पर्श पाते हुए। मैं बेसुध था। छी छी हाकिम, ये क्या कर रहे हैं? मेरा गोर पकड़े हैं। खनखनाती हुई हंसी और मेरा हाथ बलपूर्वक हटाती हुई वह मेरे सीने के पास आ गई। मैं सहम गया था, जाने यह क्या सोचे। सच पूछिए तो हाकिम, हमको बहुत सुहा रहा है यह सब। क्या सुहा रहा है? मेरा गला भर रहा आया था। वही सब, कोसी का बाढ़ सब साल आता है, मुदा इस साल कुछ गजब है। क्या है? उधर चलिए तो बताएं। फुसफुसाती हुई कह रही थी। मैं मंत्रमुग्ध सा पीछे चला, जिधर वह उठकर चली गई। आमंत्रण के उस ज्वार में मैं कुछ भी आगा पीछा न देख सका। भुरुकवा उगने पर नींद खुली। मेरे साथ अड़हुल थी, भरे भरे ओठ तृप्ति की मुस्कान से आवेष्टित, अध खुली पलकें निद्रा निमग्न थी। साड़ी का आंचल हटा था। आह, सौंदर्य का भरपूर सागर ठाठे मार रहा था। मुझे ममता हुआ आई। इसने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया, मुझ पर अनन्य विश्वास किया। मैं इसे जीवन भर निभाऊंगा। सुबह जब सब नाव लेके आए तो उन्होंने कहा, हाकिम आप देवता हैं, हम लोगों के खातिर वनवास ले लिया। लोगों का मुंह पश्चाताप से सूखा हुआ था। आज तो आपको शहर जाना है, एक सरिया आंगी लेते आइएगा। अड़हुलिया का मेहमान आया है, बिदागरी है। क्या? मैं नहीं समझा। वो छोड़ी अड़हुलिया है ना सरकार, जो मुखिया जी के हवेली में काम करती है, आपको भी खाना चाह देने आती है, वही ससुराल जाएगी। उसकी शादी हो गई है? जी हुजूर, शादी होना सभी कुछ, वो तो सरकार मसीमा कुमार पड़ा, जो खेत सब डूब जाता था। 2 बरिस से मेहमान मोरंग चला गया था, कुछ पता नहीं था। हम सब समझे कि उन्हें कोनो नेपालीन से ब्याह कर लिया है, मुदा आया। अब हम लोग मिलकर विदा कर देंगे। जवान जहान बेटी अपने घर जाएगी। क्या वह जाएगी? मैं भीतर ही भीतर छटपटा रहा था, ऊपर से चुप था। नहीं, आज नहीं जाऊंगा, तुम किसी और से मंगवा लो। मैंने उस समय टालना चाहा, सोचा अवश्य वो जबरदस्ती जा रही होगी। उपाय कुछ सूझ नहीं रहा था। हाकिम, हम कल भोरे चले जाएंगे, आपसे मिलने आए हैं। कहाँ? बोल फूट ही नहीं रहे थे। अपने आदमी के साथ ससुराल। तुम्हें मैं नहीं याद आऊंगा? हाँ हाँ, आप हमारे गांव के लिए देवता हैं, आपको कौन भूलेगा। बस अड़हुल, मैंने तुम्हें लेकर कितने सपने देख डाले, तुम्हारा शरीर छुआ, तुम्हें भोगा,
यह सब भूल जाओगी? एक बार सोच लो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ अड़हुल। मेरा अतिरिक्त भावुक स्वर वह अचरज में डूब कर सुन रही थी। मेरी ओर ऐसे देख रही थी मानो मैं कोई अजूबा हूँ। हाय हाकिम, आप हमें जात से बाहर करवाइएगा। जब 2 साल की थी तभी ब्याह हुआ था। गवना हुआ मेरा कमाह मर्द है, उसको छोड़कर। नहीं नहीं, आप अपने जात की लड़की से शादी कर लीजिए। मैंने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, वह पीछे हट गई। क्या तुम वह सब भूल जाओगी जो उस रात? अरे हाँ हाँ, हाय राम, राह चलते प्यास लगे, बाट घाट के कुएं से पानी नहीं पी ले आदमी कि पानी के लिए पीने के सोच में हलकान हो जाए। रात का मसीम था, आग और खड़ एक ठैया हुआ, लेस दिया। जाइए बाबू, आप मर्द होकर तिरिया चरित्र दिखाते हैं, आशीर्वाद दीजिए, राजी खुशी जाएं। नीचे झुककर अपने आंचल से मेरा पैर छूकर आंखों में लगाया और चली गई। कोसी कछार की वह हिरनी अपनी खुरों से मेरी छाती रौंदती हुई चली गई। मैं पराजित सा उससे देखता रहा। तब से मैं इस मौसम का दर्द झेल रहा हूँ। वहां से इच्छा करके बदली करवाई। उसका तर्क दर्शन बार बार रामायण की चौपाई की तरह मन ही मन दोहराता हूँ। चांदनी रात को मौसम का दर्द तब भी पीछा नहीं छोड़ता।